हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आ गई हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लिंशी को दिखाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब नहीं। अब वो कोई गुड गर्ल नहीं बनना चाहती है। अब वो यहाँ पर एक लड़के को बुलाती है और उसे वन नाइट के लिए हायर कर लेती है। वो लड़का भी इसके लिए मान जाता है। तो लिंशी कहने लगती है कि देखा, पैसे से प्यार और लॉयल्टी दोनों भी खरीदी जा सकती है। तो अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लिंशी बिजनेस ट्रिप से वापस घर आई थी, तो वो अपने हस्बैंड को अपने बेडरूम में चीट करते हुए देख लेती है, पर उसे इस बारे में पता लगने नहीं देती कि उसने उसे देख लिया है और वो यहाँ क्लब में आ जाती है। लिंशी उस मेल मॉडल को अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के लिए बोलती है। तभी इतने में यहाँ पर शीन आया होता है, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो लिंशी के हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है। वो कहता है, सिस्टर इन लॉ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लिंशी उस मेल मॉडल को जाने के लिए बोल देती है और वो खुद भी जाने लगती है। तो शीन उसे रोक लेता है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम इस तरीके से जैंग से बदला लेना चाहती हो? तो लिंशी समझ जाती है कि यानी इसे पहले से ही पता है कि जैंग मुझे चीट कर रहा है। हाँ, आफ्टर ऑल वैसे भी दोनों इतने अच्छे फ्रेंड है, इसे कैसे पता नहीं होगा? इसे कैसे नहीं पता होगा अपने फ्रेंड का सीक्रेट? शिन तो इसे ऑफर देने लग जाता है कि बाहर किसी लड़के के साथ ये सेफ नहीं होगी, तो क्यों ना, अगर इसे एंजॉय करना है तो इसके साथ ही कर ले। ये सुनकर लिंशी पहले तो शॉक्ड होती है, पर फिर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि जैंग से बदला लेने के लिए उसके फ्रेंड से अच्छा और कौन हो सकता है। अब वो अपने हस्बैंड के फ्रेंड का यूज करके अपने हस्बैंड को चीट करेगी उसके जैसे। जिसके बाद लिंशी नाइट स्पेंड करने के लिए शिन के साथ होटल रूम में आ जाती है। तभी वो उसके साथ जैंग की बातें करने लगता है, क्या वो भी उसके साथ ऐसे ही रोमांटिक होता है? तो जैंग का नाम सुनकर लिंशी गुस्सा हो जाती है और कहती है, उसका नाम मेरे सामने मत लो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल दूंगी। तो फिर शिन तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। फिर दोनों ही यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद रात में शेन ने भी इसके लिए डिनर मंगवाया होता है। कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने 2 टाइप के डिशेस मंगवाए हैं। इतने में लिंसी को उसके हस्बैंड जैंग की कॉल आती है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो फिर वो कहती है कि मैं शावर लेने गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो वह कहने लगता है कि कल मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। तो कहती है, नहीं नहीं, तुम काम में बिजी होंगे ना, तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगी। और कहने लगता है कि तुम कितनी अच्छी हो, और फिर उसे गुड नाइट आई लव यू कहकर कॉल रख देता है। अब लिंसी सोच रही होती है कि जो चीटिंग करने वाले मैन है वो हमेशा इस तरीके से ही सोचते होंगे अपनी चीटिंग करने वाली सच को छुपाने के लिए। अब शैना से पूछने लगता है कि क्या तुम डिवोर्स लेने का प्लान कर रही हो? शैन कहता है, ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को सब सच बता दूंगा? तो लिंशी कहती है कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इतने में शेन को भी एक कॉल आ रहा होता है, तो फिर ये लिंसी से कहता है कि इसे डील करने में मेरी हेल्प करो, और फिर वो उसे फोन दे देता है। लिंशी फोन पिक कर लेती है। कॉल पर शेन के एक्स गर्लफ्रेंड होते हैं। वो कहने लगती है कि मुझे तुमसे मिलना है और फेस टू फेस तुमसे कुछ बात करनी है। तो लिंसी कहने लगती है कि अभी वो फ्री नहीं है। तो उसके एक्स गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि तुम कौन बात कर रही हो? तो लिंसी कहने लगती है कि रात के 3 बज रहे, तुम्हें लगता है कि मैं कौन बात कर रही होंगी? तो फिर एक्स गर्लफ्रेंड सॉरी बोलकर कॉल कट कर देती है। और फिर लिंसी यहाँ पर शेन का फोन वापस देते हुए उसे कहने लगती है कि जैसा तुमने कहा मैंने वैसा कर दिया है, तो तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो और मेरी डिवोर्स वाली बात को सीक्रेट रखो। लिंसी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ, हमारा हिसाब यहीं पर ही बराबर हो चुका है। तो फिर वो अपना कोट उठाकर यहाँ से जाने लगता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम सच में उससे अपने सारे रिश्ते खत्म करने वाली हो? तो लिंसी यहाँ पर तुरंत ही उसकी फीस भी उसे पे कर देती है। तो वो कहता है कि क्या तुमने मुझे होटल रूम की फीस भी पे कर दी? वो कहती है, ज्यादा बातें मत करो, अब जाओ यहाँ से। शिन कहता है कि ठीक है, जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन ये तो अब बस शुरुआत है, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें वापस से ट्रीट दूंगा। ऐसा कहकर ये यहाँ से चला जाता है। लिंशी सोचती है वो कोई उसके साथ नेक्स्ट टाइम नहीं जाने वाली, क्योंकि इस बार तो वो ड्रग होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसलिए उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। दोबारा वो ऐसे नहीं करेगी। नेक्स्ट डे लिंसी अपने फ्रेंड के साथ लंच पर गई होती है। फ्रेंड लिंसी को देखकर कहने लगती है कि लगता है कि वो कल रात का मॉडल बहुत ही अच्छा था। तो उससे उसका एक्सपीरियंस पूछने लगती है। तो लिंसी कहती है कि हाँ ठीक ही था। अब लिंसी अपने फ्रेंड से कहती है कि वो जैंग से डिवोर्स लेने वाली है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो अब तक इसे चीट कर रहा था। वो वहाँ से निकलने का सोच रही थी, अब फाइनली वो उसे डिवोर्स लेने वाली है। तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी वैम्पायर फैमिली मान जाएगी? तो लिंसी कहती है कि वैसे भी उन्हें लगता है ना कि मैं उनके बिना और जैंग के बिना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, तो अब मैं उन सभी को करके दिखाने वाली हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुमने अपने स्टेप ब्रदर से बचने के लिए ही तो जैंग से शादी कर ली थी, तो अब तुम उससे डिवोर्स ले लोगी तो वो लोग वापस से तुम्हें उससे ही शादी करने के लिए फोर्स करने लग जाएंगे। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लिंसी की मॉम ने जब दूसरी शादी कर ली थी, तो फिर वो लोग लिंसी के स्टेप फादर के बेटे से शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं उससे, और ऐसे ही करके उसकी इस घर में जगह बन जाएगी और उन लोगों के हाथ में भी पावर आ जाएगी। तो लिंसी साफ मना कर देती है, आखिर वो मेरा स्टेप ब्रदर है तो क्या हुआ, मैं तो उसे अपना ब्रदर ही मानती हूँ। और वो कह देती है कि मैं किसी और से शादी कर लूंगी, और उस वक्त उसे जैंग के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं दिखता, तो वो उसी का ही नाम ले लेती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में लिंसी अपनी फ्रेंड को
वो एक इन्वेस्टिगेटर हायर करने के लिए कहती है, उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में सारे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो उसकी फ्रेंड भी कहने लगती है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, वैसे तो मुझे लगा था कि इतने साल से तुम लोगों का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और तुम शायद उसे पसंद करती होगी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम उसे जलती होगी। तो लिंसी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मुझे नाम के लिए यूज कर रहा है और मेरे सामने एक लॉयल हस्बैंड बनने का प्रिटेंड करता रहता है और मेरे पीठ पीछे उस लड़की के साथ अफेयर चला रहा होता है। इवन हमारे घर में भी मेरे ना रहने पर वो उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तो अब तुम ही बताओ, ऐसे डॉग के लिए क्या मेरी भी कोई फीलिंग्स हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद लिंसी घर आ जाती है और बताती है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई। जैंग ने लिंसी के लिए डिनर बना के रखा होता है। अभी लिंसी को उसके पास से उसी लड़की की परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है। तो फिर वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने परफ्यूम चेंज करी है? वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसके बालों को हाथ लगा रहा होता है। तो वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। अब इतने में ही कोई डोर बेल बजाता है तो लिंसी कहती है कि रुको मैं देख कर आती हूँ। जैसे डोर ओपन करती है तो उसे शेन दिखाई देता है। तो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था। कहता है मैं पूछने आया था कि नेक्स्ट टाइम मुझे फिर कब मिलने वाला है। ये डोर क्लोज करने की कोशिश कर रही होती है बट शेन नहीं मान रहा होता और दरवाजा खुल जाता है। इतने में जैंग आकर पूछने लगता है कि शेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शेन कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें ड्रिंक के लिए पूछ लूं। तो जैंग मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरी वाइफ अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आई है और मैं इसी के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वैसे भी हम लोग अब डिनर के लिए जा रहे थे, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे? तो शेन कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता। तो जैंग कहने लगता है कि कल मेरी वाइफ का बर्थडे है तो पार्टी में जरूर आना। तो वो कहने लगता है कि ठीक है। तो शेन जाते हुए कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ कल हम फिर मिलते हैं। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तो लिंसी जल्दी से डोर क्लोज कर देती है। लिंसी के बर्थडे के लिए ये सभी लोग एक वीआईपी रूम में आए होते हैं जिसमें से एक शेन भी होता है। लिंसी सभी को टी दे रही होती है और जब वो शेन को देने लगता है तो वो बहाने से उसका हैंड टच करने लगता है। इतने में जैंग भी ऑफिस से उसी वीआईपी रूम में आ जाता है और फिर वो सभी को पार्टी में आने के लिए वेलकम कर रहा होता है। तभी इन दोनों को देखकर जैंग के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि इन दोनों की शादी को कितने साल हो गए लेकिन अभी भी दोनों कितने हैप्पी, लविंग और न्यूली वेड लगते हैं। तो फिर जैंग कहने लगता है कि हाँ, मेरा और मेरी वाइफ का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। तो ये सुनकर तो शेन को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है और फिर इतने में शेन की वही एक्स गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर आ जाती है। लिंसी उसकी आवाज सुनकर पहचान जाती है कि ये वही कल रात वाली फोन की लड़की है। शेन की एक्स उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने तो बताया कि तुम अभी तक सिंगल हो और कल रात तुम मुझे किसी लड़की की आवाज सुना रहे थे, वो जानबूझ के ना। शेन कहता है कि तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है कि तुम अपने एक्स के बारे में चेक करने के लिए आई हो। तो जैंग कहने लगता है कि अच्छा चलो मेरे लिए ही सही है, अपनी एक्स से अच्छे से बातें करो, आखिर वो इतने टाइम बाद अब्रॉड से वापस आई है। फिर वान यहाँ पर जैंग और लिंसी से भी मिलने लगती है और इन दोनों को एक गिफ्ट दे रही होती है और तभी फिर लिंसी उससे हैंडशेक करते हुए उसे हेलो करने लगती है और लिंसी की आवाज सुनकर वैन को भी शक होने लगता है कि इसकी वॉइस उसी रात वाली लड़की की तरह कैसी लग रही है। फिर अब डिनर के टाइम पर जैंग शेन और वैन के बारे में बातें करने लगता है। तो शेन यहाँ पर एक चीज क्लियर करता है कि हर किसी के लिए उसका एक्स मरा हुआ ही होता है, तो मेरे लिए भी सेम है, तो बार बार उसकी बातें मत किया करो। तो वान भी ये सुनते के साथ ही वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर वो भी तो एक लड़की है, उसे उसके बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। शेन कहता है कि उसने मुझे चीट की थी तो वो वापस से मेरी लाइफ में इंटरफेयर कैसे कर सकती है? वैसे भी अब तो मेरे पास मेरा न्यू लव है, मैं उसे कब का भूल चुका हूँ। तो जैंग पूछने लगता है कि अब तुम्हें किससे प्यार हो गया है? तो शेन कहता है कि तेरी वाइफ से, और ऐसा बोलकर वो भी चला जाता है। तो जैंग तुरंत ही लिंसी से माफी मांगने लगता है कि मेरा फ्रेंड ऐसे ही बकवास कर रहा था, तुम इसकी बातों को दिल पे मत लेना। लिंसी कहती है कि मैं तो सोच रही थी तुम कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर लो। वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और वैसे भी शेन के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई है। तो लिंसी सोचती है कि अच्छा ये मुझे कम समझता है, इसीलिए उसे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे और उसके बीच कभी कुछ हो सकता है। इसकी नजर में मैं सिर्फ एक बोरिंग लड़की हूँ जिसके साथ इसने बस नाम की शादी कर रखी है। जैन कहता है कि रुको मैं जाकर देखता हूँ कि शेन कहाँ पर गया है। तभी लिंसी को उसकी फ्रेंड की मैसेज आती है। वो बता रही होती है कि इन्वेस्टिगेटर ने उस लड़की के बारे में पता लगवा लिया है जिसके साथ जैंग तुम्हें चीट कर रहा है। वो असल में उसकी कंपनी की एक इंटर्न है और उसने उसके बैंक में बहुत ही ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए हैं। उसकी फ्रेंड उस लड़की का फोटो भी सेंड कर देती है और लिंसी बाहर आकर उसका मैसेज अच्छे से पढ़ रही होती है। तभी इतने में पीछे से शेन आ जाता है। तो लिंसी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? वो बिना कुछ कहे उसे किस करने लग जाता है। तो लिंसी उसे पीछे ढकल देती है। यहाँ से जैंग गुजर रहा होता है और वो लिंसी को ढूंढते ही उसे आवाज से दे रहा होता है। लिंसी शेन को भगाने की कोशिश कर रही होती है बट वो जा ही नहीं रहा होता है। इतने में जैंग को उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उसे चिल्लाने लगता है, मैंने कहा था ना मुझे कॉल की मत किया करो, अगर किसी को पता लग गया तो फिर वो यहाँ से चला जाता है। शेन पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि हम दोनों पकड़े जाएंगे? फिर वो उसका फोन लेकर पूछने लगता है कि डिवोर्स का प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्या इसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए?
फिर वो उसे कहने लगती है कि मेरे खिलाफ मत जाना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शन फिर से उसे किस करने लगता है। लिंसी उसे रोकती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। वो उसे आज रात उसके घर पे बुला रहा था उसे, तो लिंसी कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें क्यों लगता है मैं आऊंगी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा डिवोर्स लेने में। लिंसी कहती है कि क्या तुम मेरे लड़कियों की कमी है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम मेरे लायक हो, कि तुम मुझे पसंद आओ, मैं सभी को इस तरह से ट्रीट नहीं करता। तो वो कहती है कि कल मैं आखिर कैसे आ सकती हूँ। तो वो कहता है कि जैंग कल अपने मिस्ट्रेस से मिलने के लिए जा रहा है और वो उसके साथ 2-3 दिन सिटी से बाहर ही रहने वाला है। सॉरी कि मैंने तुम्हें ये बता दिया। तो फिर वो कहती है कि अपना एड्रेस सेंड कर देना, मैं कल आ जाऊंगी। हम देखते हैं कि जैंग लिंसी को बताने लगता है कि उसे आज बहुत ही अर्जेंट काम पड़ गया है, तो वो अभी दूसरी सिटी जा रहा है बिजनेस ट्रिप के लिए और वो उसे जल्दी से बाय बोलकर फॉरहेड पर किस करके ऐसे चला जाता है। और लिंसी बस सच बनने का प्रिटेंड करते हुए सोचती है कि अब उसके झूठ भी इतने ज्यादा स्टूपिड वाले हैं, उसे खुद बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। अब शन उसे अपना एड्रेस सेंड कर देता है, तो वो लिंसी शन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और अब ये दोनों यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बैठ के बातें भी करने लगते हैं। शैन लिंसी से इस बारे में पूछने लगता है कि तुमने तो कॉलेज में लिटरेचर स्टडी करी थी ना, तो तुम्हारा तो जो काम है वो काफी डिफरेंट है। तो वो कहती है कि अपने मेजर रिलेटेड मुझे काम मिला नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मुझे यही जॉब लेनी पड़ी। तो वो कहता है कि मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी ही है, मैंने भी कॉलेज में यही मेजर पढ़ा था, लेकिन देख लो आज मैं जो प्रोजेक्ट और प्लानिंग में काम कर रहा हूँ वो तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो लिंसी कहती है कि क्या तुमने आर्किटेक्चर पढ़ा है, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है। तो वो उसके पास बैठकर कहने लगता है कि तुम्हें भी देखकर नहीं लगता है कि तुम प्राइवेटली इतनी बोल्ड होगी, पर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा ये टाइप बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो कहती है कि मुझे क्लियरली बताओ कि हम अब और कितनी बार मिलने वाले हैं। तो शन कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं किया। तो लिंसी कहने लगती है कि अगर तुम्हें ये रिश्ता कंटिन्यू करना है तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे कंडीशंस भी माननी पड़ेंगी। शन कहता है कि तो फिर बताओ। तो लिंसी कहने लगती है कि आउटसाइडर्स के सामने हमारे रिलेशन के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर पे मुझे सबसे पहले अपने हस्बैंड से डील करना है, क्योंकि उसने मुझे जो चीट किया है मुझे सबसे पहले उससे निपटना है और उस चीज को क्लियर करनी है। और दूसरा ये कि हमारा ट्रांजैक्शन वाला रिलेशन है, तो बदले में मुझे भी तुमसे हेल्प चाहिए कि तुम्हें जितनी भी जैंग के बारे में चीजें पता है वो सारी एविडेंस तुम मुझे दोगे। तो शैन कहने लगता है कि अगर मैं मना कर दूं तो फिर लिंसी उसे कहने लगती है कि ये लास्ट टाइम होगा जो हम मिल रहे होंगे। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं सभी को हमारे रिलेशन के बारे में सबको बता दूंगा। लिंसी कहती है कि मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा बल्कि तुम दोनों पर ही ज्यादा असर पड़ेगा। जैंग तो ये सुनकर शॉक्ड रह जाएगा और तुम तो हमेशा गिल्ट में रह जाओगे और मेरा क्या, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ किसे ज्यादा डर लगेगा। तो शन कहता है ठीक है फिर हम दोनों के बीच में ये डील पक्की है। तो वो कहती है कि बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझसे ये चीज डील करनी होगी कि अगर ये चीज बाहर लीक होती है तो तुम मुझे कंपनसेशन के तौर पर तुम मेरा लॉस पूरा करोगे। तो शन पूछता है क्या तुम मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करना चाहती हो। तो लिंसी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। लिंसी कहती है तुम डिपॉजिट के तौर पर तुम मुझे कुछ भारी चीज दो जो कि उसकी कीमत 2 मिलियन की तरफ हो, और फिर जब मैं जैंग से अपना डिवोर्स प्रोसीजर कंप्लीट कर लूं तब मैं तुम्हें तुम्हारी चीज वापस कर दूंगी। तो शन कहने लगता है कि सच में मुझे तुम्हारा ये ऑरा बहुत ही पसंद है, तुम कितनी स्ट्रांग हो। वैसे अगर इस बारे में जैंग को पता होता तो वो तुम्हें कभी चीट करता ही नहीं। शन अब उसे एक जेड ब्रेसलेट ला कर देता है और कहता है कि इसकी कीमत पूरी 3 मिलियन तक तुम ये रख सकती हो। तो फिर लिंसी मना करती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही महंगा है। फिर वो कहने लगता है मैंने दे दिया ना तो फिर इसे ही रख लो, वैसे भी अब पेमेंट हो गई है। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। अब अगली सुबह लिंसी को जैंग का मैसेज आया होता है और वो वहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही होता है और लिंसी को कॉल पर कह रहा होता है। इससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए। तो वो कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब कॉल कट होते ही शैन लिंसी से पूछने लगता है क्या तुम सच में उससे इतना ज्यादा प्यार करती हो। तो वो कहती है कि क्या ये चीज मैटर करती है। तो शैन अब उसे जैंग के प्रॉपर्टी के बारे में बताने लगता है कि उसके पास टोटल 6 मिलियन है। लिंसी कहती है ये बात मुझे अच्छे से पता है और डिवोर्स के बाद मुझे पूरे 3 मिलियन मिलेंगे। तो वो कहता है कि यानी तुमने उससे पैसों के लिए शादी करी थी, फिर तो तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, तुम्हें तो उससे रिच बंदा भी मिल सकता था। लिंसी बताती है कि कोई रिच बंदा मुझसे शादी क्यों करता, क्योंकि मेरा सोशल स्टेटस उससे मैच ही नहीं करता। तो ये सुनकर शन कहता है कि कोई है जो तुमसे शादी करना चाहता है, तो बताओ क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। तो लिंसी कहती है कि यानी तुम चाहते हो कि मैं डिवोर्स के बाद तुमसे शादी करूँ। तो शन कहता है कि ऑफ कोर्स। तो लिंसी बात को टालते कहती है कि मुझे काम जाने के लिए लेट हो रहा है और फिर वो तुरंत ही उठकर चली जाती है और जैसे जाने लगती है तो यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर यू उसे मिल जाता है और वो कहता है कि आज हम साथ में डिनर पर चलते हैं। तो लिंसी मना करते हुए कहते हैं कि नहीं मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा होगा। तो फिर वो कहता है कि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया है ना। कहता है मैंने टेबल ऑलरेडी बुक कर चुका है, तो चलो फिर डिनर के लिए। तो लिंसी को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। तो वो यहाँ पर पूछने लगता है कि तुम्हारा और ब्रदर इन लॉ का रिलेशन अच्छा चल रहा है। तो वो कहती है कि हाँ अच्छा ही है और लिंसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे ना, गुड लक। तो वो कहने लगता है कि ये कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने की जरूरत है। अब यूई से
जैंग के चीटिंग वाली फोटोज दिखाने लगता है। तुम्हें देख लो, वो बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ घूम रहा है। लिंजी कुछ भी नहीं कह रही होती है तो यू से कहता है कि जैंग से डिवोर्स लो और मेरे साथ घर चलो। और तभी इतने में यहाँ पर शन आ जाता है। यू उसे देखकर कहने लगता है कि मिस्टर शन, आप यहाँ पर। अब शन यहाँ पर लिंजी से पूछने लगता है कि क्या आज भी तुम्हारा यहाँ पर ओवर टाइम वर्क है। ये तुरंत ही मना करती है। तो यू पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो लिंजी तुरंत ही बताने लगती है कि ये मेरे हस्बैंड का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो शन पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों के बीच में भी बहुत अच्छा रिलेशन है। तो यू तो खुशी खुशी कहने लगता है कि हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। फिर इतने में ही शन की सिस्टर यहाँ पर पहुँच जाती है और फिर वो उसके साथ यहाँ से चला जाता है। फिर यू कहने लगता है कि लिंजी, तुम्हारा मिस्टर शन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है तो अब तुम्हें अपनी मॉम के लिए मेरी हेल्प करनी होगी। हमारी फैमिली उनके साथ कोई बिजनेस रिलेटेड काम करना चाहती है और वो डील के लिए अभी मान नहीं रहे हैं, तो तुम सोच लो। अब ये सोचती है कि सच में ये लोग फिर से शुरू हो गए, फैमिली के नाम पर मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते रहते हैं। लिंजी कहती है मिस्टर शन कहाँ कौन सी कंपनी में काम करते हैं। तो फिर यू कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो मिस्टर शाओ सिंह का बेटा है और वो अपनी कंपनी का CEO है। इसके बाद लिंजी जब अपने घर पर होती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। वो पूछती है कि तुम कैसी हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक ही हूँ। तो उसकी मॉम पूछती है आज यू तुमसे डिनर पर मिलने के लिए आया था। तो लिंजी हाँ कहने लगती है। तो फिर उसकी मॉम उससे वो ही बिजनेस डील के बारे में पूछने लगती है। तो लिंजी कहती है कि मैं ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा मिस्टर शन के साथ कोई खास फ्रेंडशिप नहीं है और मैं उनसे कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। अब इस बात पर लिंजी की मॉम लिंजी को ये बातें सुनाने लगती है कि आखिर वो भी इस फैमिली का हिस्सा है, अगर वो थोड़ी सी हेल्प कर देगी तो क्या ही होगा, वो हमेशा ऐसी हरकत क्यों करती हो। लिंजी ना चाहते हुए मान जाती है, कहती है कि ठीक है मैं कोई मौका देकर उससे इस बारे में बात कर लेती हूँ। और फिर लिंजी गुस्से में फोन फेंक देती है। वो सोचती है आखिर वो इन सबसे कब आजाद होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम शन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से लिंजी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल कर मंगवा लेता है। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि जब वो छोटी थी 10 साल की तब उसके डैड की डेथ हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसकी मॉम ने उसे लेकर दूसरी शादी कर ली और अब उसके मॉम का उसके नए फादर के साथ एक ऑलरेडी उनका एक छोटा बेटा है और जो लिंजी का स्टेप ब्रदर है यू, उसका और लिंजी का कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है। ये भी पता चला है कि लिंजी की मॉम ने लिंजी की जबरदस्ती शादी पेप्सन यानी लिंजी के स्टेप ब्रदर यू के साथ करवाने की कोशिश की थी। यू पहले से लिंजी को लाइक करता है लेकिन लिंजी ने उसे रिजेक्ट करके और उसने मिस्टर जेंग से शादी कर ली थी और उस टाइम पर मिस्टर जेंग की फैमिली कंडीशन अच्छी थी और इस बात से लिंजी की फैमिली भी मान गई थी। तो फिर शन को समझ में आता है कि लिंजी ने बचपन से इतना ज्यादा सफर किया है तभी वो अब इस तरह की हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लिंजी को देखते हैं जो कि घर पर अपने लिए कॉफी बना रही होती है और वो कॉफी मेकर की फोटो जेंग को सेंड करके कहती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। तभी जेंग बताने लगता है कि मैं इस वीकेंड पर घर नहीं आऊंगा तो तुम अपना ध्यान रखना। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, तुम भी ज्यादा मेहनत मत करना और फ्री हो जाओ जल्दी से। तभी लिंजी को यहाँ पर शन का भी मैसेज आ जाता है। तो वो इससे पूछता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो। तो वो मना करती है कि नहीं हो। और फिर तभी यहाँ पर शन तो लिंजी से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है और फिर कहता है कि तुमने अगर डोर नहीं खोली ना तो फिर CCTV कैमरा में सब रिकॉर्ड होता रहेगा, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। तो फिर लिंजी डोर ओपन कर देती है। जैसे ही शन अंदर आ जाता है तो लिंजी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम कॉफी पियोगी, मेरे हस्बैंड ने कॉफी मेकर मेरे लिए गिफ्ट में भेजा है। तो वो कहने लगता है हाँ जरूर पीऊंगा। तो लिंजी उसे कॉफी बना कर देती है। तो वो कहने लगता है कॉफी तो बहुत ही अच्छी है। तो चलो अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। तो फिर लिंजी उसे अलाउ करती है किस करने के लिए और फिर इसके बाद दोनों ही साथ में रूम में आ जाते हैं। शन कहता है मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगी क्योंकि ये तुम्हारा और जेंग का वेडिंग रूम जो है। लिंजी कहती है जब वो मुझे चीट करने से नहीं रुक रहा है तो फिर मैं क्यों अपने आप को रोकूं। और फिर यहाँ दोनों ही अब एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं जिसके बाद शन लिंजी से बातें करने लग जाता है। इतने में लिंजी कहती है कि जाओ यहाँ से। वो कहता है तुम कितनी हार्टलेस हो। तो वो कहती है सुबह क्लीनर आंटी जल्दी आने वाली है। तो फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है। उसकी फ्रेंड समझ जाती है और क्या तुमने वापस से नाइट स्पेंड करी है। लिंजी कहती है वो लास्ट टाइम वाला ही है और अब मैं CCTV फुटेज डिलीट कर रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है क्या तुम दोनों के बीच में चीजें इतनी एक्साइटिंग चल रही है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यंग लड़का पसंद होगा। तो लिंजी कहती है कि वो यंग नहीं बल्कि मुझसे बड़ा है। तो उसकी फ्रेंड तो शॉक हो जाती है कि ऐसे कैसे। तो लिंजी बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शन है। तो ये सुनने के बाद तो उसकी फ्रेंड जोर जोर से उसका नाम लेने लगती है। लिंजी कहती है कि शांत हो जाओ और वो उसे पूरी स्टोरी सुनाने लगती है कि कैसे वो क्लब में उसी मॉडल को चूज कर रही थी। उतने में वहाँ पर शन आ गया था और उसने खुद को ऑफर किया। अब ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि ये उस शन पर सूट नहीं करता और मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। लिंजी कहती है शायद उसे कुछ डिफरेंट ट्राई करना होगा इसलिए उसने ये सब कुछ किया होगा। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम दोनों को डर नहीं है, अगर जेंग को पता चल गया तो फिर। तो लिंजी कहने लगती है कि उसे कभी पता नहीं लगेगा और ना ही वो कभी पता कर पाएगा
क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत ही बोरिंग और यूजलेस हूँ, तो मुझे तो कभी कोई लड़का पसंद कर ही नहीं सकता। और जैंग को ऐसा लगता है कि खास तौर पर शैन तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी और से रिलेशन से ज्यादा इस शैन के साथ रिलेशन में रिलेशन काफी सेफ रहेगा। तो लिंजी अपने फ्रेंड से पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारी लॉयर से बात हुई? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, और लॉयर ने कहा है कि तुम्हें बस एक रिकॉर्डिंग और उसकी एक चैट, ये सब कुछ एज अ प्रूफ के तौर पर चाहिए, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। लिंजी अपने फ्रेंड को वही एविडेंस वाली फोटोज दिखाने लगती है कि जैंग कैसे उस लड़के के साथ था, और ये फोटोज उसके स्टेप ब्रदर और यू ने उसे दिए हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या वो तुम्हें फोर्स कर रहा है, तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो। तो लिंजी कहने लगती है ये फोटो काफी नहीं होगा, हमें तो साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो भी चाहिए होगी, तो तुम मेरे लिए एक रिकॉर्डर का इंतजाम करो। लिंजी की फ्रेंड पूछती है कि तुम उसे कहाँ पर लगाओगी? तो लिंजी कहती है कि अपने हस्बैंड की कार में ही लगाऊंगी। नेक्स्ट सीन में लिंजी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे अपने स्टेप ब्रदर यू की मैसेज आती है। वो कहता है मैं कंपनी के बाहर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, जल्दी से बाहर पहुंचो। लिंजी जल्दी से विंडो से झांक कर देखती है और फिर वो जल्दी से जैंग को मैसेज करके बताती है कि हस्बैंड क्या तुम आज मुझे ऑफिस से पिक करने के लिए आ जाओगे? अब काम खत्म होते ही जैसे कंपनी से बाहर निकलती है तो यू उसका हाथ पकड़ने लगता है। लिंजी कहती है ऐसी हरकतें मत करो, कोई देखेगा तो क्या ही समझेगा। तो यू कहता है कि सच में उस मैन ने तुम पर क्या जादू कर दिया है जो तुम उसके लिए इतनी ज्यादा लॉयल हो, अब उसे छोड़ो और चलो मेरे साथ। तो लिंजी कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ। तो इतने में ही यहाँ पर जैंग आ जाता है और वो इससे लिंजी को छुड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ को टच करो। तो यू तो यहाँ पर जैंग का पोल खोलने वाला होता है कि वो उसके सारे गंदे कारनामे लिंजी के सामने बता देगा। तभी लिंजी यू को चुप कराती है और सोचती है कि ये सही टाइम नहीं है जैंग का पोल खोलने का, अभी तो फिलहाल मुझे इसके खिलाफ एविडेंस बहुत अच्छे से कलेक्ट करने होंगे। और फिर लिंजी बात को बदलते हुए कहने लगती है जैंग से कि ये अपनी कंपनी की डील करवाने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है और वो ये चाहता है कि मैं इसके लिए शन से बात करूं। अब ये सुनते के साथ ही जैंग यू के ऊपर चिल्लाने लगता है अगर तुम एक मैन हो ना तो खुद के अंदर दम रखो बिजनेस करने का, बिजनेस के लिए किसी लड़की को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? और ये बात कह के वो लिंजी को लेकर यहाँ से चला जाता है। तो जैंग लिंजी से कहता है कि जरूर तुम्हारी मॉम ने ही बीच में आकर अपने स्टेप ब्रदर की हेल्प करने के लिए बोली होगी ना। तो लिंजी कहती है कि आखिर ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? तो जैंग कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए तुम मुझ पर छोड़ दिया करो, मैं सबको हैंडल कर लूंगा। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशन में इतने सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है कि मैं शैन को कैंपिंग में बुलाऊंगा और फिर वहीं पर भी मैं उसे इस बारे में बात कर लूंगा। तो लिंजी फिर मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर, और फिर वो बहाने से उसके कार के हैंगर में अपने वही रिकॉर्डर को छिपा देती है और जैंग को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलता है। बाद ये दोनों सीधे कैंपिंग के लिए ही निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर कैंपिंग के लिए पहुँच जाते हैं और यहाँ पर शैन अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी लेकर आया होता है और तभी यहाँ पर जैंग के पास भी वो इंटर्न भी पहुँच जाती है, जिसे देखते के साथ ही लिंजी पहचान जाती है कि उसकी फ्रेंड ने इसी लड़के का फोटो दिया था और बताया था कि इसके साथ ही उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। तो जैंग यहाँ पर बताने लगता है कि असल में उसे अपनी कंपनी का थोड़ा काम है ना, इसलिए उसने अपनी इंटर्न को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो भी थोड़ा काम के साथ साथ सेलिब्रेट भी कर ले। तो लिंजी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी इतने में लिंजी कोई चीज के बारे में पूछती है जो कार में रखी होती है, तो वही चीज वो लाने के लिए जाती है। तो वो इंटर्न कहती है कि मैडम मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो लिंजी कहती है कि नहीं नहीं तुम यहाँ पर एंजॉय करो, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। और फिर वो इंटर्न तो यहाँ पर जैंग से बातें करने लग जाती है, जिसके बाद लिंजी कार में आकर वो कैमरा को छुपाने की जगह ढूंढ रही होती है, बट वो ठीक से कैमरा को असेंबल नहीं कर पा रही होती है कि कहाँ पर इस कैमरा का एंगल सही रहेगा। और इतने में यहाँ पर शन भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रेड हैंडेड पकड़ लिया। तो लिंजी उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर शन यहाँ पर उसकी हेल्प करने लग जाता है कि कैमरा का एंगल वहाँ पर सही रहेगा, तो तुम वहीं पर ही लगा दो। तो लिंजी उसी जगह पर कैमरा एंगल सेट कर देती है। फिर शन कहता है कि आज रात तुम मेरे टेंट में आ जाना, देखो तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये कहकर वो चला जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी लिंजी भी आकर बैठ जाती है। तो जैंग पूछने लगता है कि वैसे तुम कहाँ गई थी? तो लिंजी कहती है कि मैं बस अपने असिस्टेंट से कॉल पर बातें कर रही थी। तभी शन की बहन इन लोगों को बताने लगती है कि भाई का मूड आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि डैड ने उन्हें डांटा है। तो फिर जैंग यहाँ पर शन से कह रहा होता है कि तुम अपना मूड खराब मत करो, वैसे भी तुम्हारे डैड हमेशा से ऐसे ही रहे हैं और क्या पता वो तुम्हारी फिक्र भी करते हो। और ये बताओ कि तुम्हारा भाई अभी होश में आया है कि नहीं? तो वो बताता है कि नहीं, उसका कंडीशन अभी भी वैसा ही है और कहता है कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं? तो ये सुनकर उसकी बहन कहने लगती है कि भाई ऐसा मत कहो,
तो फिर शैन यहाँ से उठकर चला जाता है। तो अब उसकी बहन उसके लिए यहाँ रोने लग जाती है। तो लिंजी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारे भाई का तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। तो वो बताती है कि हाँ, बचपन से ऐसा ही है, और जब से बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ तब से मेरी पूरी फैमिली मेरे छोटे भाई को डिसलाइक करती है। तो लिंजी पूछती है कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ क्या हुआ। तो वो बताने लगती है कि उसका जो बड़ा भाई था वही कंपनी संभाल रहा था और मॉम डैड भी उसे ही ज्यादा प्रेफर करते थे। और फिर एक दिन मेरे छोटे भाई के बुलाने पर मेरा बड़ा भाई कार से आ रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। और इस बात को अब 6 साल हो चुके हैं और फिर तभी से मेरे पेरेंट्स ने मेरे शन ब्रदर को ही ब्लेम किया। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस एक्सीडेंट की वजह से मेरे शन ब्रदर को और भी ज्यादा तकलीफ हुई है। शैन यहाँ ब्रिज के पास खड़ा होता है तो लिंजी भी यहाँ आती है और कहती है तुमने तो मुझे रेड टेंट में बुलाया था ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं तुम यहाँ ये सब करने का तो नहीं सोच रहे? शैन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता लगी है कि तुम कुछ ज्यादा ही ये सब कुछ सोचने लगी हो। देखो, मुझे पता है कि तुम मेरी केयर करती हो ना, तभी तो मेरे केयर में तुम यहाँ पे भी आ गई। तो लिंजी फिर उसके हाथ पे मारती है, तभी शैन को यहाँ पर दर्द होने लगता है। तो लिंजी पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? वो कहता है कि कुछ नहीं और पूछता है कि जरूर तुम्हें मेरी सिस्टर ने सब कुछ बताया होगा ना। तो लिंजी कहती है कि हाँ, वैसे वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो, मैं सुन लूंगी। तो शैन बताने लगता है कि हाँ, उसके हाथ पर उसके डैड ने मारा है तो इसीलिए हाथ पर चोट लगी है। तो लिंजी पूछती है कि आखिर क्यों? तो शैन उसका रीजन बताने लगता है कि क्योंकि वो फैमिली बिजनेस इनहेरिटेड नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके डैड ने उसे पनिश करी है। तो लिंजी कहती है कि तुम्हारे डैड सच में कितने ज्यादा सेल्फिश है, वो तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट का दुख तुम पर टॉर्चर करके कैसे निकाल सकते हैं? ये तुम्हारे साथ तो बिल्कुल अनफेयर है। तो शैन कहता है कि तुम कितने ज्यादा ओपन माइंडेड एटीट्यूड में बात कर रही हो। लिंजी कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारा और मेरा कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो शैन कहता है कि सेम कैसे? तो लिंजी कहती है कि वो इस तरीके से क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज में भी हम दोनों की बनती नहीं है और हमारी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारे से मेरी कंडीशन ज्यादा बेटर है क्योंकि मेरे डैड तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो शैन पूछता है कि तुम्हारे डैड अब कहाँ पर है? तो लिंजी कहती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें एक बीमारी थी तो और उस वजह से उनकी जल्दी डेथ हो गई। तो शैन कहता है कि यानी तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हारी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और तुम्हें लेकर यहाँ फैमिली में आ गई। तो लिंजी हाँ कहती है और कहती है कि उसके बाद मेरी मॉम और मेरे स्टेप फादर का एक नया बेटा आ गया और मैं बस उनकी फैमिली में एक गेस्ट की तरह रहती हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो लिंजी कहती है कि ये कितनी फनी बात है ना, मेरे डैड एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे तो सभी को ये लगता था कि मैं भी उनके कदमों निशानों पर ही चलूंगी। तो फिर वो पूछता है कि तुमने अपनी लिटरेचर की स्टडी कंप्लीट क्यों नहीं करी? तो लिंजी कहती है कि जब मैं यहाँ फैमिली में आई तब वो रियल एस्टेट बिजनेस करते थे और वो चाहते थे कि मैं भी उनको कुछ फायदा पहुँचाऊँ और फिर उन्होंने मुझे कंपनी में काम में लगा दिया और फैमिली में जगह बनाने के लिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। तो शैन कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी हाल इसी तरह का ही था क्योंकि मेरा बड़ा भाई बिजनेस में बहुत ही अच्छा था और फिर उसके एक्सीडेंट के बाद मुझे फिर बिजनेस संभालना ही पड़ गया, बिजनेस सीखना ही पड़ गया। तो लिंजी कहती है कि फिर मुझे बाद में कुछ चीजें समझ में आई कि कुछ चीजों को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़कर भाग जाना अच्छा है। तो शैन पूछता है कि आखिर तुम्हारे स्टेप ब्रदर ने तुम्हें परेशान करना कब शुरू किया? तो वो कहती है कि हाई स्कूल के टाइम से। पहले तो मुझे लगा था कि हम सिर्फ ब्रदर और सिस्टर्स हैं, बट उसने अचानक से एक दिन मुझे कन्फेस ही कर दिया था और फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा था। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और फिर मैं तुरंत ही जाकर अपनी मॉम को ये बात बता दी थी। तो शैन पूछने लगता है कि तुम्हारी मॉम का क्या रिएक्शन था? तो लिंजी कहती है कि मेरी मॉम ने तो मुझे थप्पड़ लगाई और मुझे समझाने लगी कि मुझे खुद के लिए क्या अच्छा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि उस फैमिली को छोड़कर मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। तो शैन कहता है कि अच्छा, तो फिर वहाँ से निकलने के लिए तुमने जल्दी से जैंग से शादी कर ली? तो लिंजी कहती है कि हाँ, जैंग का मुझे शादी का ऑफर आया था और उसकी फैमिली हमारी फैमिली से थोड़ी बहुत रिच स्टेटस की थी और फिर वो इतने भी ज्यादा स्टेटस वाले नहीं थे, इसलिए ये शादी पॉसिबल हो पाई। तो फिर शैन पूछता है कि तो फिर तुम उससे डाइवोर्स क्यों ले रही हो? इसलिए क्योंकि उसने तुम पर चीट किया? तो लिंजी कहती है क्या ये काफी नहीं है? तो शैन कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। तो लिंजी यहाँ पर कहने लगती है कि वैसे तो अब तक तो उनका हो गया होगा ना। तो शैन कहता है कि तुम कितनी ज्यादा बोल्ड हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेंग और उसका फ्रेंड जैंग से इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या उसको डर नहीं है कि लिंजी को उसका और उसके इंटर्न के अफेयर के बारे में पता लग जाएगा। तो जैंग कहने लगता है कि उसे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो वो दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि अगर तुम्हें लिंजी से डिवोर्स लेना है तो इतना डिले मत करो। तो जैंग कहने लगता है कि लिंजी मेरी वाइफ है और मैं उससे कभी डिवोर्स नहीं लेने वाला। बाकी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करके मैं तो अपना काम का प्रेशर निकाल रहा हूँ और वो तो मेरी एक अच्छी वाइफ है जो कि हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। तो फिर वो फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा सच जानने के बाद भी वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी? इतना कॉन्फिडेंस तुम में कैसे? फिर हम देखते हैं कि इतने में लिंजी यहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो जैंग बहाने बनाने लगता है कि कुछ नहीं, हम बस काम की बातें कर रहे
थे। इतने में जैंग को अभी यहाँ पर एक मैसेज आता है और वो लिंजी को बताने लगता है कि काम के सिलसिले में उसे जाना पड़ेगा। इतने में उसकी इंटर्न भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो उससे कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम कार में प्रोजेक्ट की फाइल्स देख लेंगे। और ऐसा बोलकर वो उसे साथ लेकर जाता है और लिंजी तो बस स्माइल करके उन दोनों को ही देख रही होती है, क्योंकि लिंजी ने तो कार में ही कैमरास लगाए हुए थे। तो इसलिए उसे नेक्स्ट डे जैंग की और उसके इंटर्न की इंटीमेट सीन वाली वीडियो मिल जाती है। तो वो अपने फ्रेंड को दे देती है लॉयर को देने के लिए एविडेंस के तौर पर। फिर अब इतने में ही लिंजी को यहाँ पर शन का मैसेज आता है, जो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम जैंग से डिवोर्स लेने वाली हो, क्योंकि ये इतना इजी नहीं रहेगा, इसके कॉन्सिक्वेंस भारी पड़ सकते हैं। तो लिंजी कहती है कि ये मेरा मैटर है, तुम मेरे मैटर में मत पड़ो। तो शन कहता है वो तुम्हें इतने इजीली छोड़ेगा नहीं। और शन जो भी मैसेज करके बोल रहा होता है, लिंजी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोच रही होती है कि सारे मैंने के तरीके के होते हैं। और वो उसे मैसेज कर देती है कि तुमने अब लिमिट क्रॉस कर दी है और अब वो उसे यहाँ पर ब्लॉक कर देती है। और शन यहाँ पर अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और वो तभी लिंजी को मैसेज करके पूछ रहा होता है कि उसका डिवोर्स का आगे का क्या प्लान है। तभी देखता है कि उसका मैसेज तो गया ही नहीं है, तो वो समझ जाता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। शन फिर नर्स से कहने लगता है कि तुम जाओ, आज रात मैं अपने भाई के पास ही रुकूंगा। और फिर वो यहाँ पर अपने भाई को देखते हुए पुराने इंसिडेंट याद कर रहा होता है कि जब उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके डैड उसे ही ब्लेम कर रहे थे कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वो तो ये भी कह रहे थे कि उसके भाई के बदले उसका एक्सीडेंट हो जाना था। तो शन भी अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाता है कि मेरी ही गलती है, अगर मैं उस दिन डैड से गुस्सा होकर घर से ऐसे नहीं गया होता तो वो भाई फिर कार चलाते हुए मुझे ढूंढने के लिए ऐसे जल्दी में नहीं निकलते और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। और वो याद करता है कि जब वो अपने भाई से कॉल पर बात कर रहा था तभी एक्सीडेंट का उसने आवाज भी सुना था, और जब वो हॉस्पिटल में भागते हुए आया था तब उसके डैड ने उस पर कितना चिल्लाया था। शन यही सब कुछ सोचते हुए बस यही चाह रहा था कि उसका भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर पूरी रात बस ऐसे बैठे बैठे ही बीत जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शन की मॉम यहाँ पर उसके भाई से मिलने के लिए आती है और वो शन से पूछती है कि तुम कब आए। तो शन कहने लगता है कि प्रिटेंड मत करो, आपको ऑलरेडी उस नर्स ने बता ही दिया और आप फिक्र मत करो, मैंने आपके प्यारे बेटे को कोई जहर नहीं दिया। तो मॉम कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आई हूँ। तो शन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो ये कहकर जा रहा होता है तो मॉम उसे रोक लेती है। बता रही होती है कि आजकल उसके डैड कितने ज्यादा बीमार रहते हैं, वो बस यही चाहते हैं कि तुम जल्दी से कंपनी को अच्छे से संभालना सीख जाओ, क्योंकि कंपनी उनकी आखिरी होप है और उनके बाद उसे ही तो कंपनी को चलाना है। तो शन कहता है कि आप क्या कह रहे हो, क्लियरली बात करो। फिर मॉम बताती है कि उसके डैड के जो बिजनेस पार्टनर है, उसके डैड के वो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और वो उनकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। अब शन इस बात पर गुस्सा होने लग जाता है कि मुझे कोई बिजनेस मैरिज नहीं करनी, डैड को अगर वो लड़की इतनी पसंद आ रही है तो खुद क्यों नहीं शादी कर लेते। तो मॉम कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो शन कहता है कि आखिर इसमें गलत क्या है। यहाँ पर अपनी मॉम को भी कुछ ना कुछ बोलने लगता है और ऐसे जाने लगता है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो। तो शन कहता है कि अपने ये आंसू अपने प्यारे बेटे के लिए बचा के रखना नहीं, और वो चला जाता है। जिसके बाद शन लिंजी के कंपनी के बाहर आकर उसका कार में वेट करने लगता है और फिर तभी उसे लिंजी दिखाई देती है। तो फिर वो उसे आवाज देता है कि क्या तुम अभी कंपनी से वापस जा रही हो घर। फिर शन लिंजी के पास आकर उससे बात करने लगता है कि आखिर तुमने मुझे ब्लॉक क्यों करी है। तो फिर लिंजी कहने लगती है कि तुमने लिमिट क्रॉस करी है और अब तुम दोबारा से मुझसे कांटेक्ट मत करना। ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में लिंजी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई होती है। यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे बताने लगती है कि उसके जो डैड है वो उसे फोर्सफुली ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं और वो बंदा कोई टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है, लेकिन मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना नहीं है उसके साथ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो लिंजी पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है इस बारे में। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि डैड को पता भी चल गया और वो इसके खिलाफ भी है, क्योंकि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और डैड ने कह दिया है कि वो इक्वल स्टेटस वाले लड़के के साथ ही मेरी शादी करवाएंगे। तो लिंजी कहती है कि तुम्हारे डैड का टेंशन भी अपनी जगह पर सही है ना। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर मैं कर ही कह सकती हूँ, प्यार हम देख कर थोड़ी ना करते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। एक बार जब वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेगा तो देखना वो भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो लिंजी की फ्रेंड सजेस्ट करती है कि कल जिस पार्टी में मैं जाने वाली हूँ वही मैं अपने ब्लाइंड डेट के साथ आने वाली हूँ, तो तुम भी अपने हस्बैंड के साथ आ जाना ताकि तुम तो मेरे साथ रहो। तो लिंजी इस बात पर मान जाती है। अब आगे यहाँ पर पार्टी में लिंजी यहाँ पर ज़ेंग को ऑलरेडी साथ में लेकर आई होती है। तभी यहाँ पर शन और लिंजी की फ्रेंड जियाओ भी यहाँ पर पहुँच जाती है और जियाओ पूछने लगती है कि ये मिस्टर जाओ तुम्हारा हस्बैंड होगा ना। तो लिंजी हाँ कहती है। ज़ेंग शन से पूछ रहा होता है कि क्या इस लड़की को तुम जानते हो। तो शन बताता है कि यही मेरे डैड ने जो फियांसे चुनी है ये वही है। तो लिंजी को भी अब जाके पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने जो ब्लाइंड डेट की बात की थी वो मिस्टर शन ही है और कोई नहीं। फिर जियाओ ज़ेंग से पूछने लगती है क्या मैं तुम्हारी वाइफ को थोड़ी देर बात करने के लिए ले जा सकती हूँ, तुम माइंड तो नहीं करोगे। तो ज़ेंग कहता है कि ऑफ कोर्स लेकर जाओ। तो फिर जियाओ और लिंजी दोनों साथ में ऐसे चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ज़ेंग और शन दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। तो ज़ेंग यहाँ पर कहने लगता है वैसे
अच्छा ही होगा अगर तुम्हारी शादी इस लड़की से हो जाए तो। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड मेरी वाइफ है। और इतने में जैंग को उसके इंटर्न का मैसेज आता है, तो वो शन से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ का सिचुएशन संभाल लेना। तो इतने में लिंजी वापस आती है तो जैंग उसे बताने लगता है कि मैं कंपनी के काम से जा रहा हूँ, तो शन तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। तो शन भी कहने लगता है कि जाओ जाओ, तुम्हारी वाइफ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ के ले लेगी कि तुम काम में बिजी रहते हो। जैंग कहता है ठीक है, और हाँ याद रखना मेरी वाइफ को सेफली घर पहुँचा देना। शन कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, जाओ तुम अपना काम करो। फिर शन लिंजी के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ने लगता है। वो कहती है हम यहाँ पार्टी में है, कोई देख लेगा। फिर जियाओ के वापस आने पर ये दोनों दूर हो जाते हैं। फिर पार्टी के बाद शन यहाँ पर लिंजी के पास आकर उसे कहने लगता है तुम्हारा हस्बैंड तो आज घर पर नहीं आने वाला है। लिंजी कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता। तो शन कहने लगता है कि वो इंटर्न प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो अभी वो उसके साथ हॉस्पिटल गया हुआ है। जिसके बाद लिंजी और शन घर आ जाते हैं और ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर लिंजी उसका जेट ब्रेसलेट देने लगती है और कहने लगती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, तुम जाओ। शन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहो रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकती हो और जब चाहो एंड कर सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो लिंजी कहती है ठीक है, फिर हम एक डील करते हैं, जब तुम मुझसे थक जाओगे ना तो तुम मुझे बता देना और तब हमारे बीच में सब कुछ खत्म होगा। शन कहता है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तभी मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। तो लिंजी कहती है कि मैं तुम्हारी जितनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो शन कहता है कि अगर मैं कहूँ यही रीजन है कि मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है, तो फिर क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? तो लिंजी कहती है बिल्कुल भी नहीं। शन कहता है ठीक है, फिर मुझे वैसे भी तुम जैसी टाइप की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं, मैं बहुत ज्यादा शेमलेस और मैं इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। और ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शन को एक लड़की की कॉल आती है जो कि अपने बच्चे को लेकर उसके बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई होती है और उसे कहने लगती है कि उसका बेटा शीशी बहुत ज्यादा बीमार और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो शन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ लिंजी की फ्रेंड उसे उसके हस्बैंड की पूरी चीटिंग वाले एविडेंस बनाकर उसे दे देती है। कहती है लॉयर से भी अच्छे से बात हो गई है, तो बताओ तुम कब डाइवर्स लेने वाली हो? तो लिंजी कहती है कि बस आज ही रात में उससे बात करने वाली हूँ। अब रात को जब जैंग घर पर आ जाता है तो वो लिंजी से कहने लगता है कि वाइफ तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो लिंजी उसे खुद से दूर करती है और लिंजी कहती है कि कुछ भी फालतू बकवास करने से पहले तुम ये एविडेंस देख लो। एग्रीमेंट देखकर वो शॉक्ड होता है और कहता है कि डाइवर्स एग्रीमेंट, तुम उससे डाइवर्स लेना चाहती हो? तो फिर लिंजी उसके सारे एविडेंस उसे दिखा देती है। वो तो उसे काफी टाइम से चीट कर रहा है। अब ये देखकर वो तो पहले उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है, बट लिंजी तो नहीं मानती। तो वो कहने लगता है कि यानी कि इतने टाइम से तुम बस प्रिटेंड कर रही थी। तो लिंजी भी मान लेती है कि हाँ, मैंने तो बस प्रिटेंड कर रही थी, मैंने तो सोचा था कि मैं अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करूंगी, पर अब मुझे ये सारी चीजें पता लग गई है और मैं तुमसे डिवोर्स लेकर ही जाना चाहती हूँ। जैंग तो पहले उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, पर लिंजी फिर भी नहीं मान रही हो। तो ये उससे कह देता है अगर वो कल उसके साथ चलकर कोर्ट में डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लेगा तो फिर वो कोर्ट तक चली जाएगी, क्योंकि उसके पास सारे एविडेंस है। तो ये सब सुनकर जैंग चुप हो जाता है और इतने में उसे कॉल आती है कि उसकी मम्मा अचानक से बीमार हो गई और हॉस्पिटल में। फिर वो लिंजी के साथ हॉस्पिटल गया होता है और फिर वो यहाँ पर मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हूं, यहाँ पर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। तो लिंजी यहाँ से चली जाती है। अब लिंजी पार्क में गई होती है, वहाँ पर वो देखती है कि एक लड़की शन का हाथ पकड़ रही है, बट शन उससे अपना हाथ छुड़ाकर वो यहाँ से चला जाता है। शन को किसी और के साथ देखकर ये थोड़ी सी जेलस होती है और शॉक्ड भी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंजी की फ्रेंड यहाँ पर आती है और उसे कुछ फोटोज दिखाते हुए बताने लगती है कि उसका जो फियांसे है शन, वो उससे चीट कर रहा है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि उसका ऑलरेडी एक बच्चा है और अब यही फोटोज उसे दिखाते हुए ये उसे डील करने वाली कि वो इसके साथ झूठा डेट करने का नाटक करे ताकि वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा टाइम ले सके अपने बॉयफ्रेंड के लिए, इसका बॉयफ्रेंड अपने करियर में सक्सेस हो सके। फिर शन यहाँ पर जियाओ से मिलने के लिए आता है। जियाओ शन के पास आकर उसे उसके बच्चे के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि ये फोटोज लीक हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अभी फिलहाल के लिए मेरे डर से ये बात छुपानी होगी कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, ताकि फिर मेरे बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा टाइम मिल सके और वो अपना काम स्टार्ट कर सके। बस एक बार वो सक्सेस गेन कर लेगा तो मेरे डैड पक्का मान जाएंगे, बस मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो शन इसके डील को मान लेता है। अब नेक्स्ट डे शन का ये कार से जा रहा होता है और वो जिसे कॉल से बात कर रहा होता है उसे बता रहा होता है उसका थोड़ी ना है और उसकी ऐसी आदत नहीं है कि वो बाहर अफेयर करे और वो भी ऐसे काम करे। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली लिंजी का भी उसके हस्बैंड सेंग के साथ डाइवोर्स हो चुका है। एंड देन ये दोनों जब डाइवोर्स रेप्लिकेट लेकर बाहर आते हैं, ये पूछता है कि डाइवोर्स के बाद तुम्हारा क्या प्लान है, तुम अब कहाँ पर रहने वाली हो, तुम चाहो तो हमारे पुराने घर में रह सकती हो, मैं वो तुम्हें
दे दूंगा। तो लिंजी मना करती है कि मुझे नहीं चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड जियाओ यहाँ कर उसे पिक करने लगती है और वो यहाँ पर जैंग को बातें सुनाने लगती है कि वो सच में कितना खराब है। उससे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके फ्रेंड के साथ ऐसा करेगा। फिर वो यहाँ से लिंजी को कार में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। वो कहती है कि तुम रहने की जगह का बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक जगह खरीद ली है और वो घर तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। और वो उससे पूछने लगती है कि अब आगे की तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। तो लिंजी कहती है कि पहले तो मैं अपने स्टेप फादर की कंपनी को छोड़ने वाली हूँ, मुझे वहाँ वैसे भी काम नहीं करना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैंग जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए गया था, क्योंकि वो डिवोर्स के बाद बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा होता है। और वो डर रहा होता है कि लिंजी का और इसका तो अब तो डिवोर्स हो गया है और वो यू जो इसके पीछे पड़ा है वो वापस से इसे परेशान करने लग जाएगा। जैंग अब वॉशरूम के लिए जाता है। उसका वो फ्रेंड शेन से अकेले में बातें करने लगता है कि उस दिन वो लिंजी और उसे साथ में देख लिया था और उसे पता लग गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तो फिर शेन कहता है कि तुम्हारी आंखें तो कितनी ज्यादा तेज है। इसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुझे डर नहीं है कि जैंग को पता लग गया तो शेन कहता है कि वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद शेन लिंजी को मैसेज करके पूछने लगता है। वो उसकी डाइवोर्स की खुशी में उससे सेलिब्रेशन का पूछने लगता है। उसका ऑफिस का टाइम होते ही शेन उसे यहाँ पर पिक करने के लिए पहुंच जाता है। लिंजी कहती है तुम कंपनी के पास क्या कर रहे हो। शेन कहता है कि चलो हम डिनर के लिए चलते हैं। फिर ये दोनों साथ में डिनर करने के लिए आ जाते हैं। तो लिंजी कहती है कि तुम भी कुछ खाओ। तो शेन कहता है मुझे भूख नहीं है, तुम अपना खाना एंजॉय करो। तो लिंजी उसे खिलाने लगती है तो शेन उसके हाथ से खा लेता है। लिंजी कहती है मुझे ऐसे मत देखा करो। तो शेन कहता है कि मैं सबके साथ ऐसे ट्रीट नहीं करता, तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो और चार्मिंग भी। तो वो कहती है तुम तो तारीफें करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो शेन उसे जैंग के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसने तुम्हें रोका नहीं और उसने तुम्हें मनाया नहीं। वो कहती है कि क्यों, वो अब मेरे नजरों में कोई मायने नहीं रखता। तो फिर ये पूछने लगता है कि क्या मैं भी उसकी तरह ही हूँ। तो लिंजी कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम डिफरेंट हो। तो शेन खुश हो जाता है कि लिंजी की नजरों में मैं इतना अच्छा हूँ, लेकिन तुम उससे भी बड़े स्कमबैग हो। लेकिन तुम कम से कम मेरे सामने आकर वार कर मेरे पीठ पीछे नहीं। तो शेन तो चुप हो जाता है। फिर पूछने लगता है कि अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान है। वैसे अब तुम कहाँ पर रहने वाली हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई घर तो है ही नहीं। क्या तुमने लेके रखा है कोई घर। लिंजी कहती है रोड पर तो सोऊंगी नहीं, पर तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो शेन कहता है कि कम से कम एड्रेस तो बता देना, मैं तुम्हें यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा तुम्हारे घर पर। तो फिर लिंजी भी स्माइल करती है और मान जाती है। फिर शेन जब उसे छोड़ने जाता है, लिंजी उसे बाय करके जाने वाली होती है। तो फिर वो उसे गुड बाय किस मांगता है। तो लिंजी उसके गाल पर किस करती है। शेन उसके लिप्स पर किस करने लगता है। इतने में जियाओ यहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और शेन भी उसे फियांसे कहकर हेलो करता है। और फिर लिंजी जल्दी जियाओ को लेकर अंदर चली जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। जियाओ कहती है कि यानी हमारा ब्लाइंड डेट स्टार्ट होने से पहले ही तुम दोनों के बीच में चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो वो बताती है कि हाँ, लेकिन ये बस एक एक्सीडेंट था, मैं बस क्लब में गई थी और फिर वो मुझे मिल गया था। जिया कहती है कि लेकिन तुम इसके साथ तो सीरियस तो नहीं हो ना, तुम तो जानती हो ना इसका तो एक बच्चा भी है ना। तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों बस सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब लिंजी कंपनी में आती है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए और वो जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो जैंग है। तो उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इन दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है और इतने में यहाँ पर लू भी आ जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो फिर लिंजी पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देती है और फिर इन लोगों को फिर पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। ऑफिसर पूछता है तो लिंजी कह देती है कि इसका इन दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं, एक तो उसका एक्स हस्बैंड है और एक तो उसका स्टेप ब्रदर है और दोनों के साथ इसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और ये दोनों भी इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब यही यहाँ से बाहर निकलती है तो शेन इसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है। शेन तो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लाया होता है। ये देखकर लिंजी शॉक्ड हो जाती है कि वो उसकी कितनी केयर करता है। लिंजी को उसकी मदर का मैसेज आता है और वो अपने स्टेप ब्रदर के लिए उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर वो कैसी बेटी है और ऐसे करके बहुत सारी बातें सुनाने लगती है। तो लिंजी कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही होती तो शेन इसके हाथ से फोन ले लेता है और वो उसकी मॉम के लिए एक अच्छा सा रिप्लाई लिखकर सेंड कर देता है और कहता है कि तुम्हें उन्हें ऐसे ही जवाब देना चाहिए, ऐसी फैमिली की जरूरत ही क्या जो तुमसे प्यार ही नहीं करते। अब इसे इतने में शेन की बहन की कॉल आती है और वो उसे उसके बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने लगती है। तो लिंजी मना करने लगती है। वैसे तो उसका जैंग के साथ डाइवोर्स हो गया तो भी वो उसे कहती है कि प्लीज तुम आ जाओ ना। तो शेन इसे इशारा करके कहता है कि मानने के लिए। तो फिर लिंजी हाँ कह देती है। कॉल कट करने के बाद लिंजी उससे पूछती है कि तुम तो अपनी फैमिली के पास नहीं जाते हो ना। तो वो कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उन्हें झेल लूंगा। ये सुनकर लिंजी शॉक्ड होती है, कहती है कि कितनी चालाक होना तुम। लिंजी उसकी बहन के पार्टी में पहुंचती है। शेन के मॉम डैड को वो यहाँ पर गिफ्ट देती है तो वो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर लिंजी शेन के बहन के साथ यहाँ पर बैठकर बातें करने लगती है। इतने में शेन पहुंचता है तो उसके मॉम डैड काफी शॉक्ड होते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ऐसे तो ये यहाँ पर आता ही नहीं है। लिंजी का कोई पुराना फ्रेंड भी यहाँ पर पार्टी में आया होता है तो फिर वो अकेले में उससे बातें करने लगती है। अब इन दोनों को ऐसे अकेले में बात करते हुए शेन तो इतना ज्यादा जेलस हो जाता है कि वो
अपने हाथों को चोट पहुंचा लेता है। लिंजी देखती है और टिश्यू से उसके हाथों को क्लीन करने लगती है। तो वो पूछती है ऐसे कैसे तुमने अपने हाथों पर चोट पहुंचा लिया। तो वो कहता है कि जब तुम अपने फ्रेंड के साथ क्लोज होकर बातें कर रही थी तो मैं जेलस हो गया था। तो लिंजी क्लियर करती है वो बस उसका पुराना फ्रेंड है और कुछ नहीं। तो शैन पूछता है कि तुम उससे क्या बात कर रही थी। तो लिंजी बताने लगती है कि वो असल में उसके डैड का स्टूडेंट भी था और उसे अब अपने डैड के ड्रीम के बारे में पता चला है। वो कोई बुक कंप्लीट करना चाहते थे जो कि अभी पूरी नहीं हुई और उसके सारे मैन्युस्क्रिप्ट भी गुम हो गए। तो अब वो अपने डैड का ड्रीम पूरा करना चाहती है। तो यहाँ पे शैन कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों मिलके वो ड्रीम पूरा करेंगे। फिर शैन लिंजी के साथ मिलकर उसके डैड के लाइब्रेरी में आ जाता है और यहाँ पर वो उसका साथ दे रहा होता है और उससे मना भी लेता है कि वो उसके साथ उसके घर में रहे, वो कंपनी में रह लेगा, कभी कभी घर आ पाऊंगा। तो ऐसे लिंजी भी मान जाती है, ऐसे दोनों साथ में भी रह लेंगे। घर आते ही ये दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और फिर लिंजी को भूख लगी होती है तो शैन उसे अपना फोन दे देता है, कहता है तुम्हें जो खाने के लिए ऑर्डर करना है कर लो और फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी इतने में लिंजी देख लेती है कि शैन के फोन पर किसी का मैसेज आ रहा है और जब वो सारे चार्ट्स वगैरह पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि शैन ने उसकी हेल्प करवाने के लिए आज तक बहुत सारी चीजें की है और इस बारे में उसने इसे बताया भी नहीं है। तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि उसने उसकी पीठ पीछे इतनी ज्यादा हेल्प की है। अब शैन शार लेके आता है तो वो जल्दी से मैसेज हटा देती है और उसे पता भी लगने नहीं देती। कहती है मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर आने के बाद जब दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं लिंजी बस शैन को देखते रह जाती है और उसी बारे में सोचने लगती है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है, बट उसे बताता नहीं है कि उसने उसकी हेल्प की है और वो इनडायरेक्टली उससे पूछने की कोशिश करती है तो भी शैन उसे नहीं बताता और इनडायरेक्टली पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी सारी मदद मैंने की है। तो लिंजी कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसे लोग ट्रबल में क्यों पड़ना चाहोगे। हाँ, तो लिंजी बस उसे स्माइल करके देख रही होती है और उसे शैन के लिए कुछ कुछ फीलिंग्स आ रही होती है। फिर लिंजी अपने डैड के बुक्स ढूंढने में लग जाती है। वो दोनों ही लाइब्रेरी में आए होते हैं और कुछ दिन लिंजी ऐसे ही काम में लग जाती है और वो काफी ज्यादा थक भी जाती है। तो शैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमा कर लेकर आता हूँ। लिंजी कहती है कहाँ पर, तो कहता है कि डेट पर। फिर दोनों बाहर बहुत सारी चीजें एंजॉय करने के लिए जाते हैं, बहुत घूमते फिरते एक्टिविटीज करते हैं, खाना खाते हैं और शैन यहाँ पर लिंजी की बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करता है और दोनों यहाँ पर अपनी डेट बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। दोनों कार में आकर किस करने लगते हैं और लिंजी बस यहाँ पर शैन के साथ ही हैप्पी मोमेंट स्पेंड करके बहुत खुश हो रही होती है और वो उसे खुश करने के लिए यहाँ पर लाया था। और वो कहने लगती है वैसे तो मुझे पता है हमारे बीच की एंडिंग नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कम से कम मैंने इस मोमेंट को तो एंजॉय किया है। फिर बाकी के दिन कुछ ऐसे बीत जा रहे होते हैं। शैन टाइम पर घर नहीं आ रहा होता है, वो रोज सुबह ऑफिस चला जाता है और रात में भी घर में जल्दी नहीं आता। लिंजी बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रही होती है और सोच रही होती है कि अब शैन का उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर अचानक से एक दिन लिंजी को घर में बहुत सारे फ्लावर्स नजर आते हैं और फिर शैन उसके पीछे से आकर उसे बर्थडे सरप्राइज देता है। लिंजी शॉक्ड होती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ इतने दिन रहकर मुझे तुम्हारा बर्थडे याद नहीं होगा और उसे बताता है कि इन फ्लावर्स के डेकोरेशन के लिए रोज मैं इतनी मेहनत कर रहा था, तभी तो मैं इतनी जल्दी कंपनी चला जाता था और रात को लेट आता था। तो लिंजी तो शॉक्ड हो जाती है कि वो यानी इतने दिनों से इन सारे कामों में बिजी था उसे सरप्राइज देने के लिए। यहाँ पर उसने गिफ्ट बॉक्सेस भी रखे होते हैं जिसमें उसे लिंजी जब खोलती है तो उसे पता चलता है उसमें उसके डैड की बुक थी जो वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी और वो काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो शैन को थैंक यू कहने लगती है। फिर दोनों यहाँ पर साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं तो इतने में शैन को एक कॉल आ जाती है और उसे अचानक से यहाँ से जाना पड़ता है तो वो लिंजी को बताने लगता है। तो फिर लिंजी उसे डायरेक्टली पूछ लेती है क्या तुम उसी बच्चे और मॉम के पास जाने वाले हो। वो कहता है क्या तुम्हें पता लगा, तो वहाँ कहते हैं तो वो कहता है कि हाँ मुझे उसी काम से जाना है और वो लिंजी से एक बात क्लियर करता है कि वो बच्चा उसका नहीं है, लेकिन वो बस कहने लगता है कि अभी मैं ये बात पूरी क्लियर तुमसे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा। लिंजी उसकी बात पर बिलीव करती है। लिंजी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वैसे भी मुझे भी जाना था। तो शैन भी उसे अपने साथ लेकर चलने के लिए मान जाता है। फिर वो लिंजी को उसके फ्रेंड के घर पर छोड़ देता है। बट यहाँ पर लिंजी की फ्रेंड बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया है और अब वो उसके साथ बिल्कुल भी डेट नहीं करने वाली है। तभी यहाँ पर उसका वो बॉयफ्रेंड माफी मांगने के लिए आ जाता है। कहती है अभी इस सब का कोई फायदा नहीं है। तो शैन उसे डांटने लगता है कि तुमने ऐसे टाइप का बॉयफ्रेंड चूज किया है, तो कितना चूज है ये तो दिख ही रहा है कि ये बिल्कुल भी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो फिर वो जिया से और झगड़ने लगता है कि तुम इस लड़के की वजह से मुझे छोड़ रही हो, तभी तो तुम्हें एक अमीर लड़का मिल गया ना, तो तुम मुझ जैसे लड़के को क्यों देखोगे। अब शैन उसे फाइट करने लगता है कि वो अपनी बकवास बंद करे और उसे यहाँ से निकलवा देता है। शैन वापस आता है तो लिंजी उसे कहने लगती है कि तुमने उसे क्यों फाइट करी, ऐसे बंदे को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, अगर वो तुम्हें कहीं मार देता तो शैन खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। तो सीन में शैन हॉस्पिटल गया होता है और उसी बच्चे के साथ बैठा होता है। तभी जिया का वही चीटर बॉयफ्रेंड सीक्रेटली शैन के फोटोज ले लेता है, क्लिक करवा देता है। अब ये न्यूज तो वायरल हो जाती है। अब लिंजी को भी यहाँ पर पता चल जाता है कि शैन और उसके उस बच्चे की सारी बातें यहाँ पर लीक हो गई और वायरल हो गई है। अब यहाँ पर लिंजी ये बातें क्लियर करती है कि ये बच्चा उसका नहीं है, अगर ये बच्चा
उसका होता तो वो सबके सामने लेकर आता पहले ही, वो ऐसे छिपा के नहीं रखता। तो जियाओ कहती है तुम सही कह रही हो, मैं भी जितना उसे जान चुकी हूँ वो ऐसा नहीं है। तो लिंजी की फ्रेंड कहने लगती है वैसे शेन के घर में एक और उसका बड़ा भाई भी है ना। तो लिंजी भी समझ जाती है कि हाँ पक्का वो बच्चा उसका नहीं बल्कि उसके बड़े भाई का ही होगा और वो अब तक किसी और का बर्डन संभाल रहा था। लिंजी को शेन की फिक्र होने लगती है। आगे शेन अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है तो यहाँ पर डैड उसे डांटने लगते हैं और मॉम भी कि उसने इसे बाहर एक नाजायज बच्चा करके रखा था। शेन कहता है कि सच में डैड, आप लोगों ने तो मुझसे पूछा भी नहीं है कि वो बच्चा किसका है, इतनी जल्दी आपने रूमर्स पर यकीन भी कर लिया और मुझे ही डांटने लगे। पर शेन यहाँ पर बातें क्लियर करता है कि वो बच्चा उसका नहीं है बल्कि उनके बड़े बेटे का ही है। फिर भी मॉम डैड को शेन की बातों पर यकीन नहीं होता। तो शेन कहता है कि आपका प्यारा बेटा इतना ज्यादा अच्छा था कि वो कोमा में जाने से पहले आपको एक पोता देकर गया और वो सारे एविडेंस दिखा भी देता है और तब जाके मॉम डैड यकीन करते हैं। लेकिन फिर भी उसके डैड कहने लगते हैं कि आखिर वो तुम्हारा भाई था और तुम्हें उसके लिए ये सारी चीजें हैंडल भी करनी पड़ेगी और अब तुम्हें उसके बच्चे को भी अपनाना होगा। तो शेन कहने लगता है कि क्या आप लोगों को मैं पागल दिखा रहा हूँ? अब तक मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ झेला है लेकिन अब नहीं, मैं इन सारे मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। ये कहकर शेन यहाँ से चला जाता है। उसके मॉम डैड शॉक्ड रह जाते हैं। आगे ये सब लोग एक वेडिंग में आए होते हैं जहाँ पर शेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है और अब वो लिंजी और शेन को इतना क्लोज देखकर समझ जाती है। जब वो लिंजी की बातें सुनती है फिर से तो वो समझ जाती है उसने उस दिन इसी लड़की की आवाज सुनी थी। अब जब वो उठ के यहाँ से जाती है तो जैंग भी उसके पीछे आता है और यहाँ पर वो जैंग को बताने लगती है कि लिंजी और शेन का पहले से ही रिलेशनशिप चल रहा है। जब तुम दोनों के बीच में शादी चल रही थी तभी से ही। वो तो उसे डेट भी बताने लगती है कि किस दिन उसने लिंजी से कॉल पर बातें की थी शेन के फोन से। फिर ये तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के बीच में तो कभी कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे लिंजी यहाँ से बाहर निकलती है तो शेन कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इतने में जैंग बाहर आकर इन दोनों को साथ में देख लेता है। कहता है कि मैं लेट आता तो मैं देख ही नहीं पाता। तो शेन लिंजी से कहता है कि तुम कार में बैठो, मैं इससे बात कर लूंगा और फिर वो यहाँ से जैंग को लेकर जाता है। जैंग शेन से झगड़ा कर रहा होता है कि आखिर वो उसके पीठ पीछे उसकी वाइफ को लेकर उससे चीट कर रहा था और वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड होकर। तो शेन उसे समझाने लगता है कि पहले उसने खुद की वाइफ को चीट किया है और फिर वो यहाँ पर जैंग को उसकी गलती का एहसास दिलवा देता है। फिर जैंग यहाँ पर अपनी गलती मानते हुए शेन से कहने लगता है कि वो लिंजी का हमेशा ध्यान रखे और कभी उसकी तरह काम ना करे। शेन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब शेन आकर वापस कार में बैठता है तो लिंजी उसे कहती है कि क्या उसने तुम्हें मारा है? वो कहता है मैंने खुद ने उसे मारने दिया और अब सब ठीक हो चुका है, तुम फिक्र मत करो। तो लिंजी उसे सब बताने लगती है कि वो सब जान चुकी है कि अब तक उसने उसकी कितनी हेल्प की है और उसने उसका क्रेडिट भी नहीं लिया और सब सीक्रेटली करता रहा। तो शेन पूछता है कि क्या वो फाइनली उसे एक चांस देने के लिए तैयार हो गई है? तो लिंजी यहाँ पर यस कहती है और फिर दोनों ही यहाँ पर किस करने लगते हैं और इसके बाद शेन को एक कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसके भाई को होश आ गई है। तो वो लिंजी को बताता है कि अब उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो लिंजी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अब से हम सारी चीजें साथ में मिलकर हैंडल करेंगे। तो वो शेन कहता है कि ठीक है और फिर वो खुश हो जाता है और वो लिंजी को किस करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से नए ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।